हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आप लोग का। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग चलिएगा, क्योंकि ये आप लोग का मॉक टेस्ट होने वाला है आपके 6th स्टैंडर्ड का। अभी इसमें 3 ही लेशन है, लेकिन आप लोग के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेहूं और जौ की फसलें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी और इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 अथवा 1 और 2 दोनों, अथवा ना तो 1 है ना ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि आपके उपजाने का हिमालय और विंध्य नहीं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग आपके 8000 वर्ष पूर्व किया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और करथर पहाड़ी के क्षेत्रों में हुआ था, न कि विंध्य क्षेत्रों में, अतः कथन 2 गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ के ब्लोच स्थान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य आपके संत कबीर नगर के लहुरा देव से पाए जाते हैं। ये साक्ष्य लगभग आपके 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। सामान्यतः कृषि का गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्रों में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग आपके 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन दे रहा है कि केवल 1 सही है, केवल 2 अथवा 1 और 2 दोनों। तो देखिए आपकी गंगा व सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का आपके विकास हुआ था वो लगभग आपके 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर ओनली 1 होगा, ना कि 1 और 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग आपके 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई, अतः कथन आपका 2 गलत है। नेक्स्ट आप लोग को देख लेते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती के, बज्जी अथवा काशी अथवा मगध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो लगभग आपके 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा अथवा इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। केवल 1 सही है, केवल 2 अथवा 1 और 2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका व्याख्या दे रहा है कि उपर्युक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस तथा इंडोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत
भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसी समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, लगभग आपकी 3500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थीं। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मैनु जिसका अर्थ होता है निकला हुआ। और पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काट कर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती थीं, केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो देखिए, अतीत में पूछ रहा आप लोगों से कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी, बिल्कुल सही है। और अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग भी होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैनु जिसका अर्थ है हाथ से लिखा हुआ, हाथ से निकला है। और पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोज पर लिखी भी जाती थीं। लेकिन ये जो बोल रहा है कि पांडुलिपियां केवल मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती थी, तो ये बात गलत है। केवल मंदिरों और बिहारों नहीं, अन्य जगहों पर भी मिला है, और केवल संस्कृत भाषा में नहीं, आपके प्राकृत भाषा और भाषाओं में भी लिखा मिला है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही नहीं, तो सही नहीं सिर्फ आपका फोर्थ है। व्याख्या दे रहा है कि ए और बी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ भी सके, उनका पालन कर सके। तो देखिए, ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2 अथवा 1 और 2 दोनों। आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ऐसे यहाँ पे व्याख्या दे रहा है, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर भी उत्कीर्ण किए जाते थे, ना कि केवल आपके पत्थरों पर, वे अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन आपका 1 गलत है, कथन 2 सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अशोक के कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? आरमाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, अथवा यूनानी और आरमाइक। आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा, यूनानी और आरमाइक में लिखा गया है। अशोक के कांधार से जो प्राप्त अभिलेख मिला है वो आपकी यूनानी और आरमाइक में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती हैं। और आपको रीजन दे रहा है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो थीं ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। और वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ये भी बात सही है, इसलिए आपका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर
ए सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से पूर्व की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान तिथि प्रयोग में ई का चलन है, जिससे अंग्रेजी में एडी एनो डामनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। देखिए, ये अगर आप लोग को थियरी पढ़ना हो ना, तो आप लोग को सारा मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप लोग थियरी भी पढ़ सकते हैं। अगर थियरी पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट देंगे ना, तो ज़्यादा समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिलता है। आपका ऑप्शन दे रहे हैं भीमबेटका, हुसुंगे अथवा चिरांद अथवा कुरनूल की गुफाएं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरांद जो है, इसके प्रमाण संग्राहक आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि भीमबेटका, हुसुंगे और कुरनूल गुफाएं पे आके आखिर तक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भीमबेटका, हुसुंगे, कुरनूल की गुफाएं से मनुष्य के आखिर तक व संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि चिरांद नौ पाषाणिक पूरा स्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसुंगे, कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा नौ पाषाणिक पुरा स्थल है। आपका बोल रहा है मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा अथवा दाउजली होर्डिंग। तो आपसे पूरा स्थल के नौ पाषाणिक पुरा स्थल पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आपका महागढ़ा, कोल्डिहवा और दाउजली हेडिंग। क्या हो जाएगा 3, 4 और 5। क्या होगा 3 और 4, 5। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने के स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री साइट्स कहलाता है, और पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक आपके प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, चुनाव करिए। ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को केवल 1, केवल 2 अथवा 1 और 2 दोनों, अथवा ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों आपके पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री साइट्स कहलाता है, और पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक आपके प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्याख्या भी दे रहा है, उपयुक्त कथन दोनों सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर काटना टकराना, स्टोन ऑन स्टोन कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। और दूसरी तकनीक इसको दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है, प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। इसमें क्रोड को स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस कोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिल रहे हैं। आपको ऑप्शन दे रहा है भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं, कोल्डिहवा अथवा हुसुंगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरनूल की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से भी परिचित थे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन दे रहा है केवल 1, केवल 2 अथवा 1, 2 और 3 अथवा 1, 2 एंड 3। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आपका
1, 2 एंड 3 आपका तीनों ऑप्शन सही है। मध्य पाषाण काल युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन जो हैं आपके बदलावों से तापमान में वृद्धि हो गई, घास के मैदान विकसित भी होने लगे थे। इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बन गई थी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से भी उगने लगे थे। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, आपको व्याख्या भी दे रहा है। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। लगभग आपके 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान में वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र में बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इस काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना भी सीख लिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल। प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं आता है? बोल रहा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल अथवा नवपाषाण काल। तो यहाँ पे जो नहीं आता है ना, ये महापाषाण काल नहीं माना जाता है। ये तीनों काल आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल तीनों भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। मानव इतिहास की लगभग आपके 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं अथवा अजंता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। क्या हो जाएगा? भीमबेटका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृति गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। देखिए आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट आप लोग के लिए समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे आपके मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। अगर आप लोग को थियरी पढ़ना हो ना, अगर आप लोग को लगे ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो सारे आपके 6th स्टैंडर्ड की थियरी आप लोग को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। कल से आप लोग को 7th स्टैंडर्ड की शुरू करूँगी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उपर्युक्त में से किन काल के औजार जो होते हैं माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहलाते थे? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को जो है माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहा जाता था, अथवा आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। लगभग आपके 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे में लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार इसी दौरान बनाए जाते रहे हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कि हुसुंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुसुंगी पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। ऑप्शन दे रहा है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, अथवा ना तो 1 ही ना 2। तो देखिए हुसुंगी जो है पूरा पाषाण युग के साक्ष्य, कई साक्ष्य प्राप्त हुए, ये बात तो सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे, ये बात गलत है। ये चूना पत्थर से बनाया जाता, ना कि आपके बलुआ पत्थर से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हुसुंगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पूरा स्थल अलग अलग
कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुसुंग में अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, ना कि आपके बलुआ पत्थर से, अथवा कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण आपके नवपाषाण युग से प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश के पट्टनी नामक पुरास्थल शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं और प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके चित्रांकन से इनके मनके बनाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। तो देखिए, आपसे बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, अथवा केवल 3, अथवा 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा केवल 3। कैसे 3? कि ये जो आंध्र प्रदेश नहीं, आपके महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश के पट्टने ने महाराष्ट्र के पट्टने में क्या मिलता है, तो आपके साक्ष्य मिलता है। तो महाराष्ट्र के पट्टने में आपके पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अवशेष मिलते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। इसमें प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन और उनमें मनके बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। और भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण आपके नवपाषाण युग से नहीं, पूरा पाषाण काल से। कहाँ से मिलते हैं? तो पूरा पाषाण काल से मिलता है, ना कि आपके नवपाषाण काल से मिलता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 3। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पट्टनी नामक पुरास्थल से, जो महाराष्ट्र में स्थित है, से मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 गलत है, कथन 3 सही है। इनके अंडों के छिलके पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। हाल ही में आपके 25,000 वर्ष पूर्व पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था। ऑप्शन दे रहा है गाय, बकरी, कुत्ता अथवा बैल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं। पय्यमपुल्ली, हरलूर, आपके महागढ़ा, गुर्फकाल, वुरजहोम। आपका ऑप्शन दे रहे हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, अथवा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है ना, ये सारे आपके नवपाषाण कालिक स्थल है। कौन सा है? तो नवपाषाण कालिक स्थल है। और ये इन सारे पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, गुर्फकाल और बुर्जहोम, इन 5 जगहों से आपके शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर 4th आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखते हैं। कुरनूल की गुफाएं, मेहरगढ़, कुलडीहवा अथवा चिरांद अथवा दाउजली हेडिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरनूल है आपके आंध्र प्रदेश का। कुरनूल आपके आंध्र प्रदेश से, तो इसलिए आपका राइट आंसर इसमें संबंध जो नहीं रखता है ना, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से है। हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा, यहाँ लिख दे रही हूँ, आंध्र प्रदेश है आपके। तो आपका क्या हो जाएगा, जो संबंध नहीं रखता है ना, वो सिर्फ आपका एक होगा, केवल 1 आंध्र प्रदेश। जो मेहरगढ़, कोल्डियावा, चिरांद और दाउजली हेडिंग जो है आपके पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध रखता है। और आपकी कुरनूल जो है ये आपका नहीं रखती है, और ये आपके आंध्र प्रदेश काल का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक एवं पशुपालक नहीं था। अन्य सभी पूरा स्थल नवपाषाणिक स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक बन गए थे। ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां मानी जाती हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 1, 2 एंड दोनों, ना तो 1 ना ही 2। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और दोनों। आपके यहाँ के लोग जो थे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास भी कहा गया है। और यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की साक्ष्य मिली है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी जो है कि बहुत ज़्यादा पड़ती थी। और आपको पूरा थ्योरी ये प्रोवाइड भी कराया है। अगर आप लोग को लगे कि हेल्पफुल है तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ भी है। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। बुर्जहोम वर्तमान में कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगहें थीं। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में पूरा पाषाणकालीन औजारों का प्रयोग निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। इस काल के औजार की धार अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पति व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मुसल का प्रयोग होने लगा था। और इस युग में मिट्टी के बर्तनों में आपके अलंकरण जो था वो आरंभ हो गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस काल में पूरा पाषाणकालिक औजारों का प्रयोग निर्मतः पूर्णतः बंद हो गया था। ये बात गलत है, जो कि ये सब सही है। इस काल में औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली का मुसल का प्रयोग भी होने लगा था। और इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण भी आरंभ हो गया था। इसलिए आपका राइट आंसर सिर्फ 1 सही है। चलिए यहाँ पे व्याख्या भी देख लेते हैं कि नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पूरा पाषाण युग से भिन्न है। इस कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा गया है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश होती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पूरा पाषाण कालिक औजारों का निर्माण और प्रयोग होता था। अतः कथन एक गलत है। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मुसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस जो कि इन काल के जो पुरास्थल थे, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका प्रयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण दे रहा है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। ऑप्शन दे रहा है ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि मेहरगढ़ में निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा अथवा काराकोरम दर्रा। यहाँ पे मेहरगढ़ जो है किस दर्रे के निकट है? तो आपके बोलन दर्रा के निकट है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप में एक भरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग भी माना जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि मेहरगढ़ से प्राप्त मृतकों के साथ कुछ सामान रखा जाता था। और रीजन दे रहा है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। ए और आर दोनों सही। आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किससे पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? ऑप्शन दे रहा है बकरी, कुत्ता, भेड़ और मुर्गी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाए बकरी।
मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए भी रखा जाता था। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? मेहरगढ़, हल्लूर, गुरफकाल अथवा दाउजली हेडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाउजली हेडिंग। क्या हो जाएगा? दाउजली हेडिंग। आपके पुरास्थलों में से ब्रह्मपुत्री घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दाउजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ से काष्ठाम के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठाम उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाउजली हेडिंग जो जेडाइट पत्थर भी प्राप्त होता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए हैं। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है? आपका हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है अथवा लोथल अथवा सत्ताकूट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे पहले खोजा गया नगर है आपका हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग आपके 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली सभी ऐसे पुरास्थलें जो इमारतें चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों और चीज़ें कहते हैं। उस शहर का निर्माण लगभग आपके 47 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गुजरात में है, पंजाब में है। हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपके गुजरात भारत में है अथवा पंजाब भारत में है अथवा पंजाब आपके पाकिस्तान में है अथवा आपके काबुल अफगान में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पंजाब आपके पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लगभग आपके 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इसी काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारें ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगर के 2 या से अधिक हिस्सों से विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई और पूर्वी हिस्सा में बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। इसके दोनों हिस्सों के 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। आपके गुजरात भारत में है अथवा पंजाब भारत में है अथवा पंजाब आपके पाकिस्तान में है अथवा आपके काबुल अफगान में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पंजाब आपके पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लगभग आपके 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इसी काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारें ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगर के 2 या से अधिक हिस्सों से विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई और पूर्वी हिस्सा में बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। इसके दोनों हिस्सों के 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। आपका कौन सा कथन इसमें सही नहीं है पूछ रहा है? तो देखिए इसके पहले तो ये सही है, इन नगरों में कई नगरों के 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, ये बात तो सही है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में बना था, ये बात भी सही है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था, ये बात भी सही है। लेकिन इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारी कच्ची ईंटों से नहीं आपकी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी?
तो पक्की ईंटों से बनाई गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कथन ए, बी और सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि इन दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवारों की मजबूती रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई भी की जाती थी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थीं। ये बात देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है कि इसमें जो इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल सही है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, ये बात भी सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी के छोटी नहरों का उपयोग नहीं, बल्कि आपकी कुएं का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? तो कुएं का प्रयोग होता था, इसलिए आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। व्याख्या है कि ए, बी और सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि इस स्नानागार में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ के विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े भंडार गृह मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से आपके 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों में मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दे रहा है सिंध पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान भारत, हरियाणा पंजाब भारत। केवल 1 और 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 अथवा 1, 2, 4, 3, 5। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। आपके सारे जो हैं स्थान जो है हड़प्पा नगर प्राप्त हुए। सारे स्थान से आपके हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कें के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। हर नाली में हल्की ढालान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये भी सही है आपका। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जो कि नहीं है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो, ये बात गलत है। आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए कथन ए, बी और डी सही है, परंतु कथन सी गलत है, क्योंकि इसमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सकती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे और शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
1 और 2, 2 एंड 3, केवल 3 अथवा 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 जो है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे और शासक व नगर वासियों द्वारा व्यापार किया जाता था। उपरोक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगर में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। यहाँ के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता के बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दे रहा है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों आपका और बोल रहा है कि ना तो 1 ना ही 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए हैं। सबसे पहला खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, अथवा लोथल अथवा सत्ताकू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे पहले खोजा गया नगर है आपका हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग आपके 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली सभी ऐसे पुरास्थलें जो इमारतें चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों और चीज़ें कहते हैं। उस शहर का निर्माण लगभग आपके 47 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गुजरात में है, पंजाब में है, पंजाब भारत, पंजाब पाकिस्तान अथवा काबुल में है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपके पंजाब भारत में है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था बल्कि आपके चर्ट का प्रयोग किया जाता था। किसका? चर्ट का प्रयोग किया जाता था। चलिए यहाँ पे व्याख्या भी देख लीजिए कि केवल 2 सही है परंतु एक गलत है, क्योंकि हड़प्पा सब के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक कढ़ाईकार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त होती है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से अथवा धौलावीरा से अथवा कालीबंगा से? तो जो आपके पत्थर महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त होती है वो आपके मोहनजोदाड़ो से, जो कि सूती वस्त्र पहना व्यक्ति जो रहता है वो मूर्ति बनाई गई थी। इससे पता चलता है कि मतलब उस समय में आपके कढ़ाईदार सूती वस्त्र पहनने का और आपके सुंदर वस्त्र पहनने का उपयोग भी चलन शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए अगर बोले कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ये ऑप्शन तो आपका सही है। और मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता था। लेकिन अगर तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ये बात गलत है। और यही आपका ऑप्शन में दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका केवल आपका यहाँ पे 1 और 3 सही होगा। आपका बी आंसर सही है। यहाँ पे पुरातत्वविदों ने अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त की। अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। इन प्राप्त चीज़ों से पता चला कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयतकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा विशेष
विषय बनाया गया था। ये विशेषज्ञ खास चीज़ों के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे कि पत्थर तराशना, मट्टी चमकाना, मुहर पर पच्चाकारी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि सूती कपड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिलता है? सत्ता को, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा अथवा राखीगढ़ी। तो आपका मोहनजोदाड़ो से। यहीं पे जो व्यक्ति हैं, पत्थर से उकेरे गए एक व्यक्ति का जो पिक्चर बनाया गया है पत्थर पे, वही जो सूती वस्त्र पहन के डिजाइन किया गया आपका वस्त्र मिला है, तो आपके मोहनजोदाड़ो से ही वो मिलता है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए आपको असर्शन दिया है कि हड़प्पा के नगरों में सूत की कताई का काम होता था, और आपको रीजन दिया है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऑप्शन दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आपके आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये गलत और परंतु आर सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका राइट आंसर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि ए और कारण, ए कथन आपका ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है। तो यहाँ पे देखिए कथन तो आपका सही है कि आपका जो रीजन दे रहा है कि हड़प्पा के नगरों में सूत की कताई का काम होता था, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो नहीं, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। लगभग आपके 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत की कताई का संकेत देती हैं। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पे लाल रंग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयंस से मन की चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ पे प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, वही फेयंस की कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। हड़प्पा काल में फेयंस से मन की चूड़ियाँ बनाने वाले छोटे बर्तन भी मिलते थे और पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था और बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद को मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत का रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हर कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी और सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की वर्षा से प्राप्त हो जाता था। आप पूछ रहे ऑप्शन में कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये बात आपका गलत है और यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा। यहाँ पे कृषक और चरवाहा जो गाँव में रहते थे, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान तथा तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग भी किया जाता था। प्रयोग इस समय की नई बात भी थी, जो कि ये जो दे रहा है कि सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, ये बात गलत है और यही बात आपका सही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। इनमें कृषक, चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों
लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता था। एक नई बात भी थी, ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, अतः कथन आपका डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की अपनी सिंचाई की होगी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, आपका राजस्थान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ होती थी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा कालीन नगरों में 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा हुआ था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। क्या होगा? तो धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप के चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान भी था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा गया पाया गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। हड़प्पा का लोथल नगर में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान अथवा गुजरात। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर एक ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहां पत्थर, शंखों और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। लोथल नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यह एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ पर मनके बनाने जाने का काम होता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से पूछ रहा है आप लोगों से कि कौन सा नहीं है। यह गुजरात माही नदी के किनारे बसा था। यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो माही नदी नहीं, आपकी भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, जो कि सही नहीं है। चलिए कथन ये गलत है क्योंकि लोथल साबरमती नदी के एक उप नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया और उतराया जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े और बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा कालीन मुहर मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों के चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ये बात बिल्कुल सही है। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था।